हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये आपके सूत्र प्रूव करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको सबसे अच्छे मेथड से बताएंगे। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप इनको क्लियर समझिएगा कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी, ये तेल की कुप्पी है। आपने देखा होगा कि नीचे बेलनाकार आकार होता है, ऊपर आपका शंख के आकार का होता है। 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में शंख के छिन्नक, ये शंख का छिन्नक है ऊपर वाला भाग, ये शंख का क्या है? छिन्नक। ये भाग तो सब खुला होगा, ओपन होगा भाग, ठीक भाई, तभी तो तेल की कुप्पी है। ये भाग भी ऐसे खुला होगा, तेल की कुप्पी है। ये शंख के छिन्नक का आकार, ये बेलन के आकार का है। इसमें कह रहा है कुल ऊंचाई इसकी दी, बेलनाकार भाग का व्यास भी दिया है, कुप्पी के ऊपर सिरे का भी व्यास दिया हुआ है। कह रहा है इसको बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि टीन की चादर का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठ, उसमें कितनी चादर लगेगी वो निकालेंगे, और ये शंख के छिन्नक का भी वक्र पृष्ठ होगा क्योंकि इनमें कोई चादर नहीं होगी, क्योंकि जब तेल डाला जाएगा तो तभी तो जाएगा अंदर इसमें जिसमें भर रहे होगे। तो ये सब एरिया, ये भाग आपका सब ओपन होगा, खुला होगा, इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा और शंख के छिन्नक का भी वक्र पृष्ठ, बस यही जोड़ा जाएगा। तो देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर दिए, व्यास दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, 2 से भाग करेंगे 4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर आएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। यह आपकी आएगी बेलन की ऊंचाई। ये बेलन की त्रिज्या r बराबर 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे इसमें देख लीजिएगा। शंख के छिन्नक की ऊंचाई कैपिटल H बराबर क्या आएगी? 22 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर से 10 घटा देंगे, बचेगा क्या? 12 सेंटीमीटर। ये शंख के छिन्नक की ऊंचाई है। शंख के छिन्नक की ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब क्या लिखेंगे? शंख के छिन्नक के ऊपरी सिरे की त्रिज्या, इसे मान ले R1, 18/2 बराबर 9 सेंटीमीटर। चूंकि व्यास दिया तो त्रिज्या निकल आएगी। अब शंख के छिन्नक के निचले सिरे की त्रिज्या R2 बराबर क्या आएगा? ये R दिया 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ये शंख के निचले सिरे की त्रिज्या होगी 4 सेंटीमीटर। ये शंख के छिन्नक की। अब आप क्या लिखेंगे कि टीन की चादर का क्षेत्रफल क्या आएगा? टीन की चादर का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? बेलन का CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या आएगा? शंख के छिन्नक का CSA, बस शंख के छिन्नक का भी CSA आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का CSA क्या आएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, ये बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। और शंख के छिन्नक का क्या होगा? πR1 और R2 और बाहर हो जाएगा L, तो मुझे L चाहिए। ठीक है, L, तो आप L निकालेंगे तो L बराबर क्या आएगा कि शंख के छिन्नक की
तिरछी ऊंचाई L बराबर क्या आएगा, अंडर रूट आपका क्या होगा, h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो छिन्न की ऊंचाई यहाँ पर कैपिटल H है तो आप कैपिटल H लिखेंगे, ठीक। भाई L बराबर क्या आएगा, कैपिटल H स्क्वायर और प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो देखिए कि कैपिटल H कितना दिया है, देखिए कैपिटल H कितना ऊपर निकाल लेंगे, क्योंकि उसको निकालने के बाद ही टिन की चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिएगा कैपिटल H का मान कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर और r1 कितना, r1 9 है और ये आपका 4 है। तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर आपका 144, बचेगा 5, 5 का स्क्वायर 25 आएगा 169 और ये 13 का वर्ग आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये क्या रहेगा, 13 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे टिन की चादर का क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस सम के छिन्न का वक्रपृष्ठ, से ये सूत्र लगा दिया। 2 पाई ऐसे रखिए, r का मान कितना दिया, r का मान आपका 4 है और बेलन का दिया हुआ है आपका 10 प्लस पाई ऐसे रखेंगे, r1 आपका दिया 9 और ये दिया आपका 4 और बाहर लिखा हुआ आपका 13 L का मान। तो आएगा क्या, 10 × 40 और 40 गुना आएगा आपका 80 पाई प्लस ये आपका कितना है 13 का गुना करेंगे 169 पाई। आप जोड़ देंगे 0 में 9 आएगा 9, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1 और 1 हो गया 2, 249 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चादर का क्षेत्रफल होगा। चाहो तो पाई का मान 22/7 रख दीजिए या 3.14 से गुणा कर दीजिए और आपको ये चादर का क्षेत्रफल दशमलव में निकल आएगा, या 249 पाई लिखा रहने दीजिए कि 249 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इतने चादर की आवश्यकता होगी। या फिर ऐसा कर सकते हो कि यहां पर पाई का मान रख दीजिएगा, ये भी आंसर हो सकता है। पाई का मान रख देंगे 22 बटे में आएगा आपका 7। आप इसकी 22 से गुणा करा लेंगे, आएगा 249, इसकी गुणा कराएंगे 22 से, 9 दूनी 18 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, इतना ये भी आएगा 7, 9 8 17 7 हासिल लगा 1 आपका 14 5, यह आपका 5 4 7 8 और बच आएगा 7 से इसमें कर देंगे भाग। तो 7 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 7 से भाग करेंगे क्या आएगा, 7 से आएगा 49 बटे आपका बचेगा क्या 5 और ये आएगा 7 अटे आएगा 56 बचा 1 आपका ऊपर से आ जाएगा 8, 7 दूनी 14 नीचे बचेगा 4। तो सही क्या हुआ आपका, सही में आया 782, ये 782 सही हो गया और 4/7 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, चादर का क्षेत्रफल, ये टिन की चादर का क्षेत्रफल 782 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी। या आप पाई में निकाल दो फिर भी आपको पूर्ण नंबर मिलते हैं, या पाई का मान 22.7 रख दीजिए, 22/7 रख दीजिए या 3.14 रखकर गुणा कर लो तो दशमलव में आ जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और ये सूत्र प्रूव करना भी है कि शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को सिद्ध कीजिए। ठीक, ये सिद्ध करना है कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ आपने पढ़ रखा है कि पाई r1 प्लस r2 और बाहर लिखा हुआ l, और संपूर्ण पृष्ठ में कह रहा है ये एरिया और जुड़ जाता है इतना। ये टोटल के लिए टोटल सरफेस एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया।
शंकु के छिलक के लिए। तो ये कह रहा है कि ऐसा सिद्ध करके दिखाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे और हो सकता है आपका शायद ही आपको इस मेथड से आपको मिलेगा कोई यूट्यूब चैनल पर, ठीक। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो हम मेथड बताने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर लेंगे आप, इसीलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे इसमें। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक। देखिएगा, इसको प्रूव करते हैं हम। क्या लिखा है, शंकु के छिलक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेत, जो ये संकेत है कह रहा है जो स्पष्ट किए गए उन्हीं का यूज करना है। तो देखिए भैया, ये आपका पहले देखिए क्या है, ये आपका शंकु है। तो हमने जाना था शंकु का छिलक कैसे बनता है, इसमें ये वाला भाग ऊपर से इसके आधार के समांतर ये भाग काटकर अलग कर दिया जाए, ये भाग काटकर अलग कर दिया जाए, तो जो ये बचेगा ये हमारा क्या कहलाता है, आपका शंकु का छिलक। तो इस प्रकार हमारे दो शंकु यहाँ पर है, एक ये बड़ा शंकु है, ये छोटे शंकु को काटकर निकाल लिया गया। तो देखो इसी में हम क्या करते हैं, ये ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं और इसको इधर से मिला दिया। तो जानते हो इसकी त्रिज्या r1 होती है, आपने पढ़ा होगा शंकु के छिलक में, ये r2 है और यहाँ पर h की कोई आवश्यकता है नहीं, तो h लिखेंगे नहीं, ये इतनी l होती है, ठीक। h की आवश्यकता नहीं है, देखा होगा यही तो सब सूत्रों में लिखा है, बस और कुछ है नहीं। और ये आपका शंकु A B C हो गया, अगला शंकु आपका ABC हो गया, ये हो गया D और E। ये शंकु आपका ABC, आपका शंकु ADE और ये मान लिया हमने P और ये Q, ऐसा मान लिया, ठीक। तो मान लेंगे यहां पर माना शंकु ABC की त्रिज्या r1 व ये त्रिज्या r1 है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई मान लेंगे L1। ये बड़ा शंकु है तो ऐसा मान लेते हैं, ठीक। और ऊंचाई की आवश्यकता है पर नहीं, सिर्फ तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता है, तिर्यक ऊंचाई L1। माना शंकु ABC की त्रिज्या r1, तिर्यक ऊंचाई L1 है, व शंकु ADE की त्रिज्या r2 की त्रिज्या r2 व तिर्यक ऊंचाई L2 है, ये इतना लिख लिया। अब क्या करना है, आप पूरे से क्या करेंगे कि जानते ये निकालोगे आप छिन्नक, उसका निकालेंगे वक्र पृष्ठ। कैसे निकलेगा, इस शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस इस शंकु का वक्र पृष्ठ घटा दोगे तभी तो इतना शेष बचेगा, आप इसको घटा देंगे। भाई पहले आप ये पूरा भाग, ये भाग इतना कलर कर सकते थे, ये भाग इतना कलर करने वाला भाग गायब कर दिया तो सिर्फ यही तो बचेगा, तो इसमें घटाना पड़ता है, ठीक। अब देखेंगे घटाओगे तो क्या होगा, यहां पर L इसका L2 मान लिया है, जब घटाओगे तो इसमें क्या आएगा, R1 R2 में रिलेशन लाना पड़ेगा, ठीक। और R1 R2 में रिलेशन कैसे लाएंगे, उसके लिए क्या करते हैं, यहां E से इस पर लंब डाल देंगे, ठीक। ये एक लंब डाल दिया, क्यों ऐसा कि अभी बताएंगे आपको, ये डाल दिया, जिससे जो हमारा ये भाग है, जो FC वाला भाग है, ये R1 माइनस R2 बचेगा, ठीक। बट पूरा आपका क्या है R1 और ये क्या R2, तो ये भी तो R2 होगा, तो बेटा ये इतना बचेगा R1 माइनस R2। ध्यान रखिएगा आप लोग जो हम बता रहे हैं यहां पर। तो आपका FC बराबर कैसे आया बताओ, ये पूरा कितना है R1, ये कितना है R2, तो आपका FC क्या आएगा R1 माइनस R2, आपका FC आएगा R1 माइनस R2, ये FC आ गया। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, आपने 9th में सर्वांग समता पढ़ी होगी, यहां पर पढ़ेंगे समरूपता।
आप त्रिभुज वाली यूनिट में जाएंगे, वहां पर समरूपता है। इसके बाद आपको प्रश्नावली 1 पढ़ाएंगे, 1 के बाद आपको त्रिभुज ही पढ़ाई जाएगी, ठीक। तो समरूप क्या होता है ये बताएंगे कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। देखिए ये दो त्रिभुज हैं, ये समरूप कब होंगे? दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? जब इनके संगत कोण बराबर हो। ये संगत कोण बराबर है और भुजाएं समानुपातिक हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो। जैसे ये AB है तो ये आएगी D, और ये अगर BC है तो इसके संगत आएगी कौन? EF, और यदि AC है तो इसके संगत आएगी DF। और ऐसा होगा, कोण भी बराबर हो जाते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। कि दो त्रिभुज समरूप होते कब? भुजाएं समानुपातिक हो और कोण बराबर हो। तो इनके लिए आप लोग थ्योरम्स भी वहां पढ़ेंगे त्रिभुज में। यदि कोण बराबर है तो भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, और भुजाएं समानुपाती तो कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा, ठीक। ये आपको भी थोड़ा बहुत सुनना आया होगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको बिल्कुल क्लियर सुनना आया होगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। और जब आपको त्रिभुज पढ़ाएंगे तो ऐसा प्रूव करके भी दिखाया जाएगा कि दो समरूप त्रिभुज, समरूप सिमिलरिटी से बोलते हैं। समरूप मतलब होता है समान शक्ल वाले। देखो इनकी शक्ल समान है तो ये समरूप। तो समरूप क्या होता है कि दो आकृतियां, मतलब दो त्रिभुज समरूप होते हैं या जिनकी भुजाएं समानुपातिक हो जाए और कोण बराबर हो जाए। सर्वांग समकोण क्या चलता था? भुजाएं बराबर हो, कोण भी बराबर हो। भुजाएं भी बराबर हो, कोण भी बराबर हो। तो उसका यूज आपका इसमें होने वाला है। इसका देखिएगा, इसको कैसे यूज करेंगे। तो आप यहां पर त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज APE, यह आपका त्रिभुज चलेगा APE, और त्रिभुज आपका चलेगा AQC। यह आपका त्रिभुज है APE और ये त्रिभुज आपका AQC। AQC ना लेकर आप ये त्रिभुज ले लें यहां पर EFC, क्योंकि इसमें और इसमें रिलेशन लाएंगे, ठीक। तो हम ये त्रिभुज ले लेते हैं क्या? EFC, APE और EFC। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि APE और ये होता है EFC, ये समरूप है। कैसे समरूप है? देखो बताया जाएगा कि कोण APE बराबर आएगा EFC बराबर 90, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती तो कोण 90 आता, ठीक। कोण कैसा आता? 90। अब क्या आएगा? देखिए आपका ये कोण और ये वाला कोण आप देखेंगे क्या है? संगत कोण है। कैसे संगत कोण है? या आप कहीं पर नोट कर लेना, रफ कॉपी पर ये चीज, ठीक। ये समरूप त्रिभुज के लिए ऐसा होता है, फिर आगे आपको प्रूव करके दिखाया जाएगा। तो देखिए ये कैसे कोण है? संगत। क्यों? आपने पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाएं हैं और उसको अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एक ये बाहर वाले क्षेत्र में और ये आंतरिक अंदर वाले क्षेत्र में बने कोण आपके संगत कोण कहलाते हैं, ठीक। ये कोण इसके बराबर भी होते हैं। तो देखो इसके समांतर काटी जाती है, इसीलिए ये कोण और ये कोण कैसा कोण हुआ? संगत कोण। तो दोनों बराबर होते हैं। अगर ये समांतर है तो बराबर होंगे संगत कोण। तो यहां पर आएगा AEP, ध्यान रखना, AEP। तो बराबर क्या आएगा भाई? AEP, देखो AEP तो क्या आएगा? ECF। इसमें संगतता भी ध्यान रखी जाती है। A से स्टार्ट किया EP, तो आएगा क्या? E और CF। देखो ये ECF, ये कैसे कोण है? संगत कोण है। अब देखो जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है। जैसे हमारा त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है,
ये 60 है, ये 60 है, ये 40 है, ये 40 है, तो अगला अपने आप घटाओगे 80 बचेगा, और ये भी घटाकर देखोगे 80 बचेगा। तो दो कोण बराबर होने पर तीसरा कोण स्वयं बराबर हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंगल एंगल समरूपता। उप प्रमेय प्रमेय पढ़ाई जाएंगी। ठीक, यहां पर लिख देंगे दोनों त्रिभुज समरूप हो गए APE, और समरूप होगा आपका क्या EFC। ये समरूपता हुई एंगल एंगल समरूपता उप प्रमेय से। तीसरा कोण आवश्यक नहीं निकालना, अभी देखो उधर लिखा था। तो जब ये समरूप हो गए तो भुजाएं समानुपाती होंगी। तो देखो कौन कौन भुजाएं लेंगे जिनका काम हमें है, इनका कोई काम नहीं, हम इधर वाली भुजाएं लेंगे। ठीक, तो जैसे यहां पर लिख ले हम P, बताओ क्या लिख ले P, तो अपान में क्या आएगा FC। अब इधर से अगर हम लिख ले AE, जैसे लिख लिया AE, तो यहां पर क्या आएगा EC। बस हमको इधर वाली भुजाओं की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये भुजा की आवश्यकता है और इन भुजाओं की आवश्यकता है। ठीक, वही हमने लिख ली यहां पर। तो देखिएगा आपका ये क्या दिया है R2 दिया है, और ये आपने निकाल लिया था इधर R1 माइनस R2, और AE कितना दिया है, AE आपका दिया है L2, और आपका ये क्या दिया है, ये दिया है स्मॉल l। तो आप जब इससे निकालेंगे L2, क्योंकि L2 की आवश्यकता नहीं, R1 माइनस R2 सॉरी, क्योंकि L2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है भाई। जो सूत्र होता है देखिए यहां पर कहीं भी L2 नहीं होगा, तो आप जब इससे L2 निकालोगे तो क्या आएगा देखिएगा, तो जब इससे L2 निकालोगे तो ये गुणे में चला जाएगा, तो आपका L2 बराबर आएगा R2, नीचे आएगा R1 माइनस R2, और इनटू में आएगा ये, इसको नंबर फर्स्ट डालकर छोड़ दीजिए। ठीक, आपका L2 बराबर क्या आएगा, R1 अपान में आएगा R1 माइनस R2 और इनटू L। फिर से एक बार ध्यान दीजिए इसको, क्योंकि यही थोड़ा सा ध्यान देना है, और आपको ये त्रिभुज पढ़ाया जाएगा, वहां पर ये प्रूव करके भी दिखाया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना दोनों त्रिभुज समरूप कैसे हुए भाई। ये कोण 90 है, ये भी आपका 90 है, ये कोण संगत कोण बराबर है, तो तीसरे की आवश्यकता नहीं है। ठीक, कोण की वो अपने आप स्वयं बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए समरूप। सर्वांग सम होते हैं तो भुजाएं बराबर होती है, और त्रिभुज समरूप हैं तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी। किस अनुपात में होंगी, समान अनुपात में। जैसा कि उधर हमने लिख दिया था, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो समरूपता पढ़ भी चुके होंगे और उनको जल्दी क्लियर हुआ होगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें कि ऐसे ये सूत्र होते हैं, समझ लीजिए, उनको फिर प्रूव करके त्रिभुज में बताया जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा था कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ आप निकालेंगे, छिन्नक का CA से बराबर क्या आएगा, सम ABC का CA से माइनस सम ADE का CA से। तो इस वाले सम का CA से क्या आएगा, पाई, जहां तो पाई RL होता है। ठीक, पाई RL, लेकिन इस सम में आपका R क्या है, R1 है, और L क्या है, L1, माइनस क्या आएगा, पाई R2 और L2, क्योंकि इसमें R2 और L2 चल रहा है ऊपर वाले संख्या में, बड़े संख्या में चल रहा, छोटे में। आप इसमें से क्या करेंगे कि पाई R1, अब देखिए L1 बराबर क्या दिया है, L प्लस L2, आपका L1 बराबर दिया है L प्लस L2, देखिएगा L1 बराबर L प्लस L2, आगे आपका पाई R और R2 L2 गुणा कर देंगे, आएगा पाई R1 L प्लस पाई R1 L2, पाई R1 L और आएगा पाई R1 L2 माइनस पाई R2 L2। आप इसमें यहां पर ऐसे लिखेंगे, पाई R1 L ऐसे रहेगा। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है,
आपका L2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि L2 का मान आगे रखेंगे और पाई भी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा R1 माइनस R2। अब यहां पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से L2 का मान रख देंगे, तो आएगा पाई R1 L प्लस पाई R2 और R1 माइनस R2 L2 का मान रख देंगे। L2 का मान क्या आएगा, R2 नीचे आएगा R1 माइनस R2 और बाहर लिखा हुआ L, ये L2 का मान है और आगे लिखा है R1 माइनस R2। आपका R1 माइनस R2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, ये बचेगा आपका पाई और आएगा आपका R1 L प्लस और क्या बचेगा उधर पाई आपका R2L, इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे और उधर L कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा शंकु के छिन्नक का CSA। यह आपका रहेगा शंकु के छिन्नक का CSA जो सिद्ध करवा रहा था, एक आपकी बात निकल आएगी। अब देखिए इसके नीचे, इसके बाद अब लिखेंगे शंकु का, शंकु के छिन्नक का, शंकु के छिन्नक का TSA, तो क्या आएगा CSA और प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, तो इस सिरे का क्षेत्रफल क्या आएगा पाई R1 स्क्वायर, इस सिरे का क्या आएगा पाई R2 स्क्वायर। तो आप इसका CSA निकाल चुके हो कि पाई R1 प्लस R2 और L और इसमें पाई कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर, ये आ जाएगा शंकु के छिन्नक का TSA। ऊपर आया था आपका CSA और ये आपका आ गया TSA। तो ध्यान रखना किस तरीके से इसको प्रूव किया गया है इन फार्मूलों को, तो ध्यान रखेंगे, एक बार फिर ध्यान देंगे कि इसमें समरूपता का यूज होता है, उसके लिए आपको उधर बताया था। और ये अगर कंफ्यूजन नहीं हुआ है, अगला आपका 7 वाला क्वेश्चन प्रूव करेंगे, वहां पर समरूपता आपको पुनः फिर बताएंगे, ठीक। और इस तरीके से आपके शंकु के छिन्नक का CSA का सूत्र आपका प्रूफ हो जाता है।